बेसिक स्ट्रेंथ के बाद अब हम लोगों की बात होगी रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, जिसमें हम बात करेंगे कार्बोकेटायन की, कार्बन आयन की एंड फ्री रेडिकल की। और सबसे पहले बात करते हैं कार्ब एनायन की। तो इसमें पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट और है, जैसे बेंजाइन है, जैसे कार्बीन है, जैसे नाइट्रीन है। लेकिन ये इनकी बात तब करेंगे जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब समय आएगा तब करेंगे। अभी जीओसी में इनकी बात नहीं होगी। तो फर्स्ट हमारा है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब है कि कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो कैसे आया है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो बताना तो पड़ेगा कि कैसे आया। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक R1 R2 R3 और कोई ग्रुप है जी। और ये ग्रुप क्या हुआ कि हेट्रोलिटिकली टूट गया, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के थे वो कार्बन के पास आ गए। तो अब इसने क्या बना दिया, R1। अब जैसे ज़रूरी नहीं कि R1 R2 R3 सब अलग अलग हो, सेम भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। हमने एक जनरल आइडिया लिया है, ठीक है। हमने एक जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं कि R1 R2 R3, ठीक है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन आया है इसके पास, ये एज ए लोन पेयर ट्रीट करेंगे इसको, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, G+। ये हमारा है कार्ब एनायन। ये हमारा क्या है, कार्ब एनायन, ठीक है। जो कार्ब एनायन होता है वो बिल्कुल टर्सरी एमीन जैसा होता है, या एमीन जैसा कह सकते हैं। टर्सरी एमीन जरूरी नहीं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं यहाँ पर, एमीन जैसा हो सकता है। मतलब जैसे देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर होता है, वैसे ही कार्बन आयन के पास 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर होता है, ठीक है। बस ये है कि एक इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज दिखता है, उस पर कुछ नहीं दिखता, वो न्यूट्रल होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं कार्बन आयन में और इसमें, ठीक है। ध्यान समझिएगा। ये R3, ये हमारा लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होता है कि ये आपने जैसे देखा हो कि छाते की तरह, जैसे छाता आपने पकड़ा है और ऊपर क्या है ऐसे कवर, और ये कवर ऐसे हो जाए और ये डंडी उस तरफ चली जाए तो इसको बोलते फ्लिपिंग। फ्लिपिंग मतलब इन्वर्जन कह सकते हैं आप, एक तरह का इन्वर्जन। तो यहाँ पर अब क्या होता है, जैसे ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है,
ऐसा दिख रहा होता है उसका जस्ट उल्टा। R1 R2 R3 ऐसे जस्ट उल्टा हो जाता। और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रैपिड इन्वर्जन। और फ्लिपिंग, रैपिड इन्वर्जन या फ्लिपिंग। फ्लिपिंग को आप समझिए, जैसे देखिए ये मेरी उंगली सीधी है और ये ऊपर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन बदल ले ऐसे। अब ये सीधा हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये इसको बोलते हैं फ्लिपिंग करना। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको बताया था कि क्या हो रहा है, ये रैपिड इन्वर्जन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे हमने जो अभी कंपाउंड बना रखा है, जो एनायन बना रखा है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। शेप कैसा है, तो शेप है पिरामिडल। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स एट कार्बन एटम, एट हो गया। कैसे, देखिए 2 2 2 2, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर वाला, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। नेचर कैसा है इसका, कार्बन आयन का नेचर कैसा होता है, तो ये है कार्बन आयन का नेचर है इलेक्ट्रॉन रिच। मतलब ये इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू फ्लिपिंग। मतलब जो जहाँ भी फ्लिपिंग होगी वहाँ वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे टर्सरी एमीन भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन अभी जब आपने आइसोमेरिज्म की बात करी नहीं, तो जब आप आइसोमेरिज्म देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। तो इस पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है कि अभी आपको समझ में नहीं आया। इस पॉइंट को मैंने आपको समझाया ही नहीं है अभी। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये तो हमने एक सिंपल एल्काइल ग्रुप लिया था जिसका के कार्बन आयन बना दिया। हमने सिंपल एल्काइल ग्रुप लिया था जिसका कार्बन आयन बना दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप की। अनसैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH2 और यहाँ पे G है। आपने इसको ऐसे तोड़ा, ठीक है, तो ये बन गया क्या, CH2 CH2 माइनस।
ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते समय इसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि एक लोन पेयर जैसा हो जाएगा ये। तो 1 और 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड हुए कितने, 3, सिग्मा बॉन्ड हुए 3। अगर हम इसको काउंट कर ले तो हो जाएंगे 4 और आ जाएगा sp3। लेकिन ये तो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो डीलोकलाइज हो रहा है तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp2 है। ठीक है, sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। जैसे ये कंपाउंड है, ये विनाइलिक बोला जाता है, विनाइलिक ग्रुप है और ये विनाइलिक कार्ब एनायन है। ये विनाइलिक कार्ब एनायन है। अब ये भी क्या है, sp2 है। ये भी क्या है, sp2 है। कैसे sp2 है आपको समझा देते हैं। देखिए, कार्बन है HHC, भाई यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बनने के लिए हमने एक पाई से ओवरलैप करा दिया, ये H हो गया और ये लोन पेयर आ गया। ठीक, ये लोन पेयर आ गया और इस पर हमने एक नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। तो ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लोन पेयर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, समझ पा रहे? चलिए एक और लेते हैं। अब से मान लीजिए हमने C ले लिया और ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। HC ट्रिपल बॉन्ड CG, ये ऐसे तोड़ दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो ये कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो कोई आपसे बोले कि कार्बन आयन क्या होता है, sp3 होता है, sp2 है या sp होता है, तो भैया कुछ भी हो सकता है ना। मैंने पहले वाले में sp3 बताया था, फिर sp2 भी बताया, फिर अब sp भी बता रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा कि CHC, ठीक है। अब इसके एक p ऑर्बिटल तो ये हो गया जो ओवरलैपिंग कर गया। मैं एक पाई बॉन्ड तो बन गया। दूसरा p ऑर्बिटल हम ऐसे बना देते हैं जो कि ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना गया। इधर इसका एक ऑर्बिटल होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लोन पेयर की तरह ट्रीट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये है sp हाइब्रिडाइज्ड। अब लोन पेयर कहाँ पाया जा रहा है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या दिखा देना है, एक नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। क्लियर हो रहा है? अब जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की,
तो एक बात का ध्यान आपको रखना है, एक बात का ध्यान आपको रखना है, अब वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन। तो कार्बन एन की स्टेबिलिटी में एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि कार्बन एन में कार्बन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, और आपको स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसके नेगेटिव चार्ज के बर्डन को कम करना पड़ेगा। और नेगेटिव चार्ज के बर्डन को कम करने के लिए आपके पास 3 इफेक्ट हैं, -R, -H, -I। ये 3 इफेक्ट ऐसे हैं जो नेगेटिव चार्ज के बर्डन को कम कर देंगे, और 3 इफेक्ट ऐसे हैं जो नेगेटिव चार्ज पर और इलेक्ट्रॉन बढ़ाकर उसकी प्रॉब्लम बढ़ा देंगे, स्टेबिलिटी घटा देंगे, बर्डन बढ़ा देंगे। अब वो हैं +R, +H, +I। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो बर्डन कम करेगा, जो बर्डन कम करेगा किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के बर्डन को कोई कम करेगा तो वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसा देकर कोई आपके बर्डन को कम कर रहा है। आपके पास पैसा ज़्यादा है और आपके पास इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है, तो कोई पैसा आपसे लेकर अपने घर पे रख के आपकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। बस दोनों केसों में स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। ज़्यादा है तो खींच के बढ़ा रहा है, कम है तो दे के बढ़ा रहा है। अब खींच के बढ़ा रहा है तो -R, -H, -I को लाना पड़ेगा पहले, और दे के बढ़ा रहा है तो +R, +H, +I को लाना पड़ेगा पहले। अब हमारा जो कार्बन आयन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास एक तरीके से कह सकते हैं कि पैसा ज़्यादा है, उससे पैसा खींच कर, उससे पैसा लेकर हम उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में आपको लाना है -R, -H, -I, 0, +I, +H, +R। ये लाना है आपको किस में, कार्बन आयन में। जब आप उसकी क्या कर रहे हो, स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो, तो आपको ये लाना पड़ेगा। अब बच्चों क्या है कि इसको अप्लाई करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको एक जगह साइड में कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि अब जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो इसी पे कराएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं भी इसको साइड पे कहीं लिख देता हूँ एक जगह पे, यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमको ये दिखे। और आपकी कॉपी में तो है, पर आपकी कॉपी में जैसे आप मेरे सामने होते और आपकी कॉपी में देख पाता तो मैं कहता कि ठीक है, सही चल रहा है। लेकिन अगर आप सामने हैं और आपकी कॉपी में नहीं, मतलब आप सामने नहीं हैं और आपकी कॉपी में नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे ही ये काम कर लेना चाहिए ताकि हम लोग बोर्ड पे भी तो सामने एक साथ देख सकते हैं। ठीक। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। अब आपको बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। आपको 4 ऑप्शन दे दिया।
ठीक भाई, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे जब, तो आपको मिलेगा हर जगह पे कुछ ना कुछ इफेक्ट मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे तो 0 मान लिया। CH3 का इफेक्ट होता है, प्लस आई लगाता है, CH3 CH2 भी प्लस आई लगाता है, और NO2 क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है। तो यहाँ पे लग गया माइनस आई, और यहाँ पे क्या लग गया, प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगा। अब मैंने बोला आपको कि बर्डन को क्या करना है, कम करना है। तो बर्डन को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को आपको खींचना पड़ेगा, और खींचने के लिए तो यही ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो बढ़ा रहे, या तो कुछ नहीं कर रहे या तो बढ़ा रहे। तो कहने का मतलब है कि इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। Arrange the following in decreasing order of stability. Arrange the following in decreasing order of stability. और इसने हमको दे दिया CH2 माइनस, ठीक है भाई। अब ये आपके सामने आ गए कि भाई कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, पहले इसको अरेंज करना। तो अभी आपको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज के बर्डन को कम करना है। आपके दिमाग में केवल यही होना चाहिए कि आपके नेगेटिव चार्ज के बर्डन को कम करना है। ये नेगेटिव चार्ज के बर्डन को इस कार्बन पे से कैसे हटाता है, रेजोनेंस से। ये तो हटा ही नहीं पाता, ये हटाता नहीं है बल्कि बढ़ा देता है। और ये भी कैसे हटा रहा है, रेजोनेंस से। ये रेजोनेंस से हटा रहा है, ये रेजोनेंस से हटा रहा है, लेकिन ये दोनों, ये तो बढ़ा रहा है बर्डन को, और ये कुछ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस वाले पहले लाने पड़ेंगे। तो यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ पर क्या है, प्लस आई है, और यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लाए रेजोनेंस को। अब इन दोनों रेजोनेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वैसे तो दोनों की एक्सपेरिमेंटली डेटा ये कहता है कि दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, लगभग बराबर है। लेकिन आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चलना है, और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग NCERT मानता है कि बेंजाइल चाहे कार्बोकेटायन हो चाहे कार्बेनायन हो, वो एलाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो 1 है, फिर 4 है। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये है, 2 है, फिर 3 है। ठीक है,
चलिए भाई, मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, इतने कंपाउंड है, और इतने कंपाउंड में आपको स्टेबिलिटी ढूंढनी है। तो स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है। तो पूरे जो 6 कंपाउंड हमको दिए हैं उन सब में एक बेंजीन रिंग है और सब में CH2 माइनस है, ये कॉमन है। अब अनकॉमन जो है उसी का इफेक्ट हमको देखना है। तो जैसे ये अनकॉमन है, पैरा पे लगा है, क्या दिखाएगा? -R। ये OH अनकॉमन है, पैरा पे लगा है, लोन पेयर होता है इसके पास, +R शो करेगा। मेटा पे लगा है, -I। पैरा पे लगा है, अल्फा हाइड्रोजन है, +H शो करेगा। पैरा पे लगा है, -R शो करता है। ये तो आपको याद रखना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड वाले -R शो करते हैं। ये मेटा पे लगा है, एल्काइल ग्रुप है, +I शो करता है। अब आपका खेल सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, उस ऑर्डर को फॉलो करना है -R से। अब -R वाला कौन है? ये पहला वाला है, ठीक है, और 5वां वाला भी -R है। आपको नेगेटिव चार्ज के बर्डन को कम करना है। तो इन दोनों में नेगेटिव चार्ज के बर्डन को कौन कम कर सकता है? जो ज़्यादा खींच सकता है। और ज़्यादा कौन खींच सकता है? NO2, क्योंकि -R इफेक्ट NO2 का ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेरेटिवली CN के। तो हमको पहले NO2 वाले को लाना चाहिए, फिर -R दूसरा। अब -R के बाद -H है, कहीं लिखा नहीं है, -I है जो कि है थर्ड है। -I के बाद 0, वो भी नहीं है कहीं, +I है, +I कौन सा है? 6 है। +I के बाद +H है जो कि 4 है। अब +H के बाद +R है, 2 है। तो बड़ा सिंपल सा है। इफेक्ट अगर लगाना जान गए हैं, कौन सा इफेक्ट कहाँ लगता है, किस पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है, ये जानते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नाम है CCl3-। इसको बोला जाता है मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन इसी को बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो कोई खास बात होगी, आइए देखें। CCl, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसी भी क्लोरीन के वैकेंट डी में चला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, और इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 3 इक्वल RS है। तीन इक्वल RS है इसके। थ्री इक्वल RS। थ्री इक्वल RS है। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन माना जाता है इसको, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन इसको मानते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो
एक ऑर्डर लिख लीजिएगा इसमें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में ठीक, देखिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बन आयन है वो CCl3 माइनस है, ठीक। उसके बाद एक एरोमेटिक स्पीसीज आती है, ठीक। फिर बेंजाइल ग्रुप आता है। अब देखो बेंजाइल ग्रुप में ऑर्थो पैरा मेटा पे अलग अलग लगा होता है, तो वो हमने सबको एक साथ नहीं लिख रहे, हमने ये लिख दिया। अब इसके अंदर सब आप घुसाएंगे उसको। फिर आता है एलाइलिक ग्रुप, ये एलाइल है, ये बेंजाइल है, ठीक। इसके बाद आता है इसमें HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ठीक है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और फिर आता है इसके अंदर CH3, फिर इसके अंदर आता है RCH2 माइनस, कौन सा, प्राइमरी, फिर RCH R माइनस, ये कैसा है, सेकेंडरी, फिर RCR ये कैसा है, टर्सरी। तो 3 है इसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये ऑर्डर फॉलो करिएगा जब भी हो। वो छोटा सा कार्बन आयन का टॉपिक था, बहुत बड़ा नहीं है। स्पेशली जो टॉपिक है वो क्या है, वो कार्बोकैटायन का है। अब हम बात करेंगे कार्बोकैटायन की, क्योंकि कार्बोकैटायन का टॉपिक बड़ा है, 2 लेक्चर लेगा, बिना 2 लेक्चर के काम नहीं होगा कार्बोकैटायन में। और दूसरी बात ये भी है कि कार्बोकैटायन में हमको रीअरेंजमेंट भी पढ़ना है, तो इसलिए जो बच्चे मेरे 11th के हैं वो रीअरेंजमेंट की कॉपी को ढंग से बनाएंगे, क्योंकि जब वो 12th में जाएंगे तो इस रीअरेंजमेंट के टॉपिक को उनको याद रखना होगा, समझना होगा। वैसे हमारा जो प्लान रहता है इसमें 11th में हम पूरा 11th का टॉपिक देते हैं, लेकिन जब हम 12th में आते हैं तो 11th वाले टॉपिक को एक बार फिर से 12th में डाल देते हैं, ताकि बच्चा फिर से एक बार पढ़ ले। तो देखिए हमारा जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन C+। अब ये भी वैसे ही हम बात करेंगे कि एल्काइल कार्बोकैटायन मतलब सैचुरेटेड कार्बोकैटायन एंड अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन। तो पहले बात करें सैचुरेटेड कार्बोकैटायन। अच्छा एक बात और बता दें आपको, कार्बोकैटायन को एक नाम और बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, है ना। कभी कभी कार्बोनियम आयन बोल देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सैचुरेटेड कार्बोकैटायन, अब मान लीजिए कि आपके पास
एक कंपाउंड है, सी है, R1 R2 R3 है, और यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया हमने जी। ठीक है, अब इस बार हाइड्रोलिटिक जो फ्यूजन होगा वो ऐसे होगा, जी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो R1 R2 R3 प्लस क्या हो जाएगा जी, माइनस। ठीक है, अब ये जो कार्बोकैटायन है हमारा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। अब कार्बोकैटायन में जो कार्बोकैटायन होता है, एक पॉइंट आप नोट करके लिख लेंगे, कार्बोकैटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बोकैटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, carbocations are electron deficient where carbon has 6 electron in its valence shell, 6 electrons in its valence shell। कार्बन के पास क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए का पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड में ही है, तो 2 2 एंड 2 टोटल कितना हो गया 6। कार्बोकैटायन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखिएगा कि कार्बोकैटायन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकैटायन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बोकैटायन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रोफाइल है, समझ पा रहे हैं। चलिए, तो ये सैचुरेटेड की बात हुई, जरा अनसैचुरेटेड की बात करें। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, वो चाहे सैचुरेटेड है चाहे अनसैचुरेटेड है, सब इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब जो ये अनसैचुरेटेड होता है उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 G है, तो ये टूटा तो इसने बनाया CH2 CH CH2 प्लस। अच्छा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 ही रहती है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 ही रहती है। जब हम इसको विनाइलिक बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, तब ये क्या बन जाता है, क्लियर समझिएगा। देखिए, ये H, ये H, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल है ये हमारा है वैकेंट sp2 ऑर्बिटल।
इसका मतलब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 ही है। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 ही है। नहीं, लीनियर है तो sp होगा, ये गलत हो गया है ये। एक मिनट समझाते हैं ऐसे। ये वैकेंट p है, ऑर्बिटल है, और इसको हम ऐसे समझ लेंगे, ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसे। अब ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये हम इसको लीनियर बना देंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2 नहीं था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसको। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले पे। एक्चुअली sp2 का कन्फ्यूजन मुझे हुआ इससे बेंजाइन इंटरमीडिएट से, जो बेंजाइन वाला था वो, उससे मुझे कन्फ्यूजन हो गया। ये वैकेंट p ऑर्बिटल था, sp2 नहीं था। अच्छा, तीसरा जो हमारा है वो HC ट्रिपल बॉन्ड CG है, ऐसे। और ये जब टूटेगा तो बनाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, ठीक है। ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड। कैसे, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C और ये वैकेंट sp ऑर्बिटल होता है, क्योंकि कोई भी लीनियर है तो वो क्या है, sp है। अगर कोई लीनियर है तो वो क्या है, sp है। और अगर वो लीनियर नहीं है तो वो sp नहीं, लीनियर नहीं, सॉरी, देखिए लीनियर है तो sp है, लीनियर है तो ज़रूरी नहीं कि sp भी हो। जैसे हम लोगों ने बॉन्डिंग में भी पढ़ा था कि XCF2 जो है वो लीनियर है, लेकिन वो sp3d था। कहने का मतलब ये है कि कोई लीनियर नहीं है तो वो sp नहीं है। जैसे एक एग्जांपल आपको देकर बताएं कि वो लीनियर नहीं है तो sp क्यों नहीं है। समझिएगा ध्यान से। आप जानते हैं बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग को। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई G लगा हुआ, जिसको हमने तोड़ दिया और ये बन गया ऐसे। यहाँ पे प्लस, तो अब यहाँ पे प्लस लग गया तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई, ये वाला सिग्मा बॉन्ड तो टूट गया, तो बना कितना, एक दो सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं। तो हम हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, रूल के हिसाब से sp होना चाहिए। लेकिन sp अगर होगा तो लीनियर होगा, और ये कैसा है, बेंट है। देखिए यहाँ से बेंट है, तो बेंट है तो इसका मतलब है कि ये sp नहीं है, ये sp2 है। अब क्लियर कर लेते हैं इसको। यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, ये वैकेंट sp2 ऑर्बिटल है, ये वैकेंट sp2 ऑर्बिटल है, ठीक है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पर, फिनाइल PHENYL, फिनाइल कार्बोकैटायन कैनॉट बी sp हाइब्रिडाइज्ड। because sp hybridized atom always give linear structure,
sp hybridized atom always give linear structure. sp hybridized atom always give linear structure. ठीक है, अब चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें और ऑर्डर ले इसका, जैसा कि प्लस आर माइनस आर वाला जो हम ऑर्डर लेते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो बैक बॉन्डिंग लिखा जाएगा, उसके बाद प्लस आर प्लस एच प्लस आई 0 माइनस आई माइनस एच माइनस आर। ठीक, अब ये जैसे कि आप लोगों को हमेशा ये पता है कि सर SiP ठीक था, SiR ठीक था। बैक बॉन्डिंग में हम जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है बैक बॉन्डिंग, और मैंने आपको रेजोनेंस में भी बैक बॉन्डिंग बताया, बस उसी को याद दिलाना है कि जो रेजोनेंस में मैंने बैक बॉन्डिंग बताया है वो क्या है। अगर वो मैं आपको बता दूं तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग इन कार्बोकेटाइन के कुछ एग्जाम्पल लिए जाए। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास HOCH2+। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि ये एक तरीके से बैक बॉन्डिंग हो रही। अब यहाँ पर क्या, अगर रेजोनेंस, अगर आप यही चीज़ रेजोनेंस में देखें, जैसे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+, और यहाँ पे आप देखें ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखिए ध्यान से देखिए, 3 बॉन्ड है इसमें, 2 हाइड्रोजन का एक इसका, तो 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ पर 3 बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का भी देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन गिनिएगा, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो जब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो उस केस में रेजोनेंस पे, चाहे प्लस आर हो चाहे माइनस आर हो, रेजोनेंस पे बैक बॉन्डिंग डोमिनेंट कर जाएगा, रेजोनेंस पे बैक बॉन्डिंग डोमिनेंट कर जाएगा, क्योंकि उस पे क्या है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट है। कहीं पर भी, जैसे एक और एग्जांपल लेकर आपको बता दें, जैसे यही कमाउंट है, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा, पर फ्लोरीन तो बोरॉन से बैक बॉन्डिंग कर लेता है, और इस समय ये कार्बन बोरॉन के जैसा ही तो है। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, अब बॉन्ड बनाने के बाद 6, तो ये कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, तो ये ऑक्टेट पूरा करा, BF3 टाइप का। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो F डबल बॉन्ड CH CH3 ये प्लस, तो आप देखेंगे अब सबका ऑक्टेट पूरा है। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट है। ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट, बैक बॉन्डिंग is dominating factor
ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट बैक बॉन्डिंग इज डोमिनेटिंग फैक्टर ऑन रेजोनेंस। अब वो चाहे प्लस आर हो और चाहे माइनस आर हो, ठीक है। बैक बॉन्डिंग डोमिनेटिंग फैक्टर है और यही कारण है कि बैक बॉन्डिंग को हमने सबसे आगे रखा है। तो कभी भी बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आए तो समझ जाइए कि वो कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होने वाला है, वो कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होने वाला है, ठीक है। चलिए आइए जरा सा देखा जाए, एक क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख के छोड़ देते हैं बैक बॉन्डिंग प्लस आर प्लस एच प्लस आई 0 माइनस आई माइनस एच माइनस आर, ये हम लिख के छोड़ देते हैं ताकि आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिखने में दिक्कत ना हो। और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वही है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको ऐसा क्वेश्चन लिख लेना है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप मुझे करके भेजें, उस क्वेश्चन को आप मुझे करके भेजें, ठीक है। और आप ये नीचे ज़रूर लिख दिया करिए कि ये सर मेरा आंसर है, मतलब आपने ये करके भेजा है। फिर आपने मेरा आंसर देखा तो बाद में समझा, वो अलग चीज़ है। फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप आगे देखिए। तो जिस समय भी आप इसको कर रहे हो उसी समय, चाहे रात को 2 बजे पढ़ रहे हो 2 बजे ही आप मैसेज कर दीजिए, 3 बजे पढ़ रहे हो 3 बजे ही मैसेज कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन लिख कर मैसेज करिएगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहता। तो अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलिए ये 7 कंपाउंड है और इन 7 कंपाउंड में कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है इसको आपको सोचना है, समझना है और आपको मुझे आंसर भेजना है इसको क्वेश्चन को लिख के, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आंसर बताना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बैक बॉन्डिंग, क्या है बीबी मतलब बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बीबी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या है रेजोनेंस और यहाँ पर क्या है प्लस आई, क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक। अब सबसे पहले आपको लाना है क्या है बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग आपके पास क्या है 2 और 4 है। तो अब 2 और 4 में बैक बॉन्डिंग में अगर आपको कंपेयर करना हो कि किसको पहले लाए तो बस ये बात का ध्यान रखना है कि 2
में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और 4 में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 2। तो सबसे पहले हम लाएंगे किसको? 2 को, फिर किसको? 4 को। 2 4 के बाद अब हमारे पास रेजोनेंस आना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन बाकी सब तो हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन, तो रेजोनेंस लाएंगे तो 6। एक एक्सेप्शन भी है कि रेजोनेंस डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन में एक एक्सेप्शन भी है कार्बोकेटाइन में ही, मैं बताऊंगा, अभी मैंने उस क्वेश्चन को नहीं दिया है। 6 के बाद रेजोनेंस खत्म, हाइपर कंजुगेशन चालू। अब हाइपर कंजुगेशन 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा 6, मतलब हमको लाना है किसको? 5 को। 5 के बाद 1 को, 1 के बाद 3 को, 1 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 1 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन के बाद अब हमारा क्या बचेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये है, प्लस आई लगा रहा है, तो ये आ गया क्या? 7। तो ये हमारा ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। समझ पा रहे हैं? ठीक है बच्चों, तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चनों को हम लेकर अगली क्लास में आएंगे, और अगली क्लास में कार्बोकेटाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे, और हो सकेगा तो अगली ही क्लास में हमारा रीअरेंजमेंट का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।